आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 18 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर है। तो ये 5 करंट अफेयर्स, नेशनल क्वांटम मिशन, क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रन, नीट पेपर लीक, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रेसिडेंट पावर्स, तो ये पांचों की हम बात करेंगे। आंसर राइटिंग के हिसाब से ही मैं इन करंट अफेयर्स को करवा रहा हूँ। और आपको बता दूं कि अभी आरबीआई से लेकर सेबी, इन सबके एग्जाम है, करंट अफेयर्स उन सब में यूज देंगे और यूपीएससी ओरिएंटेड तो है ही है। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट या फिर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो पर इंपॉर्टेंट है पेपर 3 के लिए नेशनल क्वांटम मिशन। तो क्या है नेशनल क्वांटम मिशन? 2023 में भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया था। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? पार्टिकल को समझना, बस एक इलेक्ट्रॉन को समझना, उसको प्रोग्राम करना, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको समझना, बेसिकली एनर्जी को समझना। और क्योंकि सब कुछ पार्टिकल ही बताते हैं तो सबसे बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी कि अगर आपने पार्टिकल को समझ लिया तो आपने पूरी यूनिवर्स को समझ लिया। इसीलिए क्वांटम फिजिक्स, जितनी भी आज डिस्कवरी हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, आपके फोन से लेकर लैपटॉप से लेकर एआई से लेकर, वो सब क्वांटम पे ही बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि भारत ने इस मिशन को लॉन्च किया। अब इसमें जो देश है उनके साथ इन्होंने ज्वाइन किया और बोला कि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स चलाएंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या करेंगी, जो पार्टिकल्स होती है ना उनको देखेंगी, उनको समझेंगी एक तरीके से। अब अगर हमने पार्टिकल को समझ लिया तो हम क्लीन एनर्जी बना सकते हैं, अफोर्डेबल हेल्थ केयर बना सकते हैं। अभी क्वांटम साइंस में आप समझिए कि हमने बहुत कमाल का काम किया, लेकिन फिर भी भारत पीछे है चाइना और अमेरिका से। जिस देश की क्वांटम फिजिक्स डेवलप है वो देश बहुत डेवलप होगा। तो अमेरिका, चाइना ने इस पर जबरदस्त काम किया है। चाइना तो भैया अब क्वांटम इंटेंगलमेंट पे काम कर रहा है। तो आप ये समझिए कि साइंटिफिक पेपर से लेकर पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन तक सब ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि ये पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और कल से हम अपना आंसर राइटिंग सेशन शुरू कर रहे हैं, तो हमारा कल से यानी कि 20 जुलाई से आंसर राइटिंग कोर्स शुरू होगा। जरूर कोर्स को अवेल करें दोस्तों, क्योंकि हम, जैसा कि हमने बताया कि एक एक चीज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आंसर लिखने हैं। अभी सेबी के एग्जाम हो रहे हैं, वेरियस एग्जाम्स हो रहे हैं। सिर्फ 600 रुपए का कोर्स है और इस 600 रुपए में कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। कैसे आंसर लिखना है, आपका आंसर इवैल्यूएशन, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। लक्ष्य बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 का है, सिर्फ 1 साल का, मतलब सिर्फ 10,000 का 1 साल का। तो आइए। और ये वैसे मैं जो करंट अफेयर्स भी दे रहा हूँ ना, आंसर राइटिंग के ही हिसाब से दे रहा हूँ, कितना ही लिखना है आपको। तो रिसर्च और इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप देख सकते हैं भारत में 6,000 करोड़, चाइना में 15 बिलियन। तो अब देख लीजिए कि जहां भारत सिर्फ और सिर्फ 0.75 बिलियन दे रहा है, वहीं चाइना जो है 15 बिलियन डॉलर्स। समझ रहे हो? मतलब आप, कोई वही नहीं है, भयानक भयानक, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा, लाखों करोड़ों का चाइना का जो है वो खर्चा है और इसीलिए चाइना इतना आ गया। अमेरिका 3.75 बिलियन डॉलर। देखिए, अमेरिका भी चाइना सबसे ज्यादा, यूके 4.3 बिलियन डॉलर, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस 2 बिलियन डॉलर। तो यहां से आपको एक अंदाजा हो गया है कि कौन कितना खर्च कर रहा है। लेकिन भारत की बात यह ना कि भारत में पैसा कम मिलता है साइंस में, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सुपर टैलेंटेड होते हैं। इतना कुछ कम के बावजूद भी भारत के स्टूडेंट्स कमाल किया हुआ है, हर जगह झंडे गाड़े हुए हैं। अब आप ये देखिए कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक 1711 ही पेपर्स पब्लिश किए 2000 से 2018 के बीच में। चाइना ने, क्योंकि बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, तो 12,110 पेपर पब्लिश कर दिए हैं। ठीक है। अमेरिका की बात करें तो 13,489। अब आप एक चीज बताइए कि जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि भारत में सिर्फ $0.75 का इन्वेस्टमेंट है, तो चाइना में 15 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग चाइना में 20 गुना ज्यादा, भारत से 20 गुना ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट है। अब अगर उस हिसाब से मान लीजिए कि भारत में 15 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट होता तो भारत कितने पेपर पब्लिश कर दिया होता? भारत जो है, अगर ऐसा होता ना, तो तकरीबन 20 से 25,000 पेपर्स पब्लिश कर दिया होता। तो वही बता रहे हैं कि भारत में कम इन्वेस्टमेंट के बावजूद इतने सारे पेपर पब्लिश हो रहे हैं, इसका मतलब कमाल, धमाल, मालामाल। तो नेशनल क्वांटम मिशन, अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। भाई देखिए, अल्टीमेटली ये चीजें जो डेवलप कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, वो बाद में एप्लीकेशंस के तौर पे यूज होती है ना। आज जो आप एसी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, एवरीथिंग, एआई देख रहे हो, वो सब इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है। तो एक तरीके से नए प्रोडक्ट्स आएंगे और वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स जो है वो डेवलप होंगे। और क्वांटम कम्युनिकेशन जो है, जैसा कि हमने बताया कि वो एक की है, एक चाबी है, जो इस यूनिवर्स के राज, टेक्नोलॉजी के राज को खोलेगा। सबसे ज्यादा पेटेंट है, देखिए चाइना के पास
23,335 पेटेंट्स है 2015 से लेकर 2020 तक। अमेरिका के पास 8,935 पेटेंट्स है, इंडिया के पास 339 पेटेंट्स है। तो अमेरिका की रियल पावर उसकी मिलिट्री नहीं, उसकी साइंस है, और हम ये पकड़ नहीं पा रहे। जिस दिन हमने साइंस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, आप देख लीजिएगा, स्ट्रैटेजिक फोकस एरिया 4 की डोमेन्स है। क्या क्या? कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसर्स और मटेरियल्स। समझ रहे हो? क्वांटम, अब कंप्यूटिंग पे सब कुछ, क्वांटम कंप्यूटिंग पे सब बेस्ड है, सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं। कम्युनिकेशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट से लेकर बहुत सारी चीजों पे चाइना काम कर रहा है। सेंसर्स और मटेरियल्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है सुपर पोजिशन एंटेंगलमेंट पे काम करती है। ओके, जो कि हमारी जो पिछली टेक्नोलॉजीज है, क्लासिकल टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। अब क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो अभी तो ये डेवलपमेंट मान के चलिए कि अभी 7-8 साल 10 साल लगेंगे, लेकिन हाँ 2035 तक आपको क्वांटम कंप्यूटिंग देखने को मिलेगी। और हो सकता है 2050 तक आप, जैसे मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले जो लैपटॉप्स थे, मेरे भैया के पास लैपटॉप था तो वो लाखों रुपए का था, 2.5 लाख का था। मैंने कहा और उसमें कुछ नहीं था। लेकिन आज लैपटॉप बहुत सस्ते हो गए, लगभग हर किसी के पास लैपटॉप है। तो ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ होगा। आज से 10 साल बाद हर किसी के पास क्वांटम कंप्यूटर होगा। ये आपके क्लासिकल लैपटॉप्स को क्या करेगा? रिप्लेस कर लेगा, जो आज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस मिनटों में हो जाएंगी। मैच्योर क्वांटम कंप्यूटर जो है वो आप ये समझिए कि पूरा तहस नहस कर देंगे, रेवोल्यूशनाइज कर देंगे इंडस्ट्री को, इकोनॉमिक सेक्टर्स को। अब कौन सी बिल्डिंग फाउंडेशन है? जैसे भारत का जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो पहला स्टेप 1 है, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ऐसे मिशन तो बहुत सारे लॉन्च कर देते हो, बट पैसे की और बाकी और भी चीजें, पॉलिटिकल सरकार चेंज हो गई तो फिर रातों रात जो है वो मिशन को बंद कर दिया जाता है, गलत है। तो सबसे पहले तो जो इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D, वो क्वांटम टेक्नोलॉजी में डेवलप करना है। ओके, और भारत को इसको बिल्ड करना तभी होगा। अभी करंट इंडियन एक्सपर्टीज की बात करें तो लगभग 110 से 145 लीडिंग क्वांटम रिसर्च ग्रुप्स हमको देखने को मिलेंगे। सीनियर साइंटिस्ट इसको लीड कर रहे हैं। पीएचडी की बात करते हैं तो लगभग 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स पीएचडी क्वांटम फिजिक्स पे कर रहे हैं। पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज की बात करें तो 75 से 100 हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो 82,000 से ज्यादा है। तो डेफिनेटली क्वांटम जो है वो आगे आने वाले समय में भारत को लीड करेगा। मिशन क्या करेगा भाई? सिंपल सी बात है कि स्कूल से ही टैलेंट बढ़ाओ क्वांटम साइंस में। जब तक आप स्कूल में ही फिजिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ाओगे मजा नहीं आएगा। तो क्वांटम साइंटिस्ट, एक ग्रुप क्वांटम साइंटिस्ट का बने, एक मैं तो कहता हूं कि अलग डिपार्टमेंट ही बना दो, मजा ही आ जाए। और भारत अपनी स्ट्रेंथ दिखाए। मैंने क्या बताया कि भारत से ज्यादा टैलेंट कहीं पे नहीं है। ओके, तो ये हिसाब किताब है। कंक्लूजन यही है कि अगर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट या टैलेंट डेवलपमेंट होता है तो भारत देख लीजिएगा कि ग्लोबल एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो सकता है। ठीक है ना? और ये नेशनल क्वांटम मिशन जो है ये स्टेप 1 है। बच्चों पे कल हमने बात की थी क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन, आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रन। अगेन एनवायरमेंट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। तो अब क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्ले है, यहां पे यूनिवर्सल राइट टू प्ले की बात हो रही है। ठीक है ना? तो अब यूनिसेफ की बात करें तो देखिए, जो बच्चे हैं, सोशल कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, और उसको भी डेवलप करने के लिए सोशल कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी को एनहांस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पिलर्स होते हैं, एक तो सोशल कनेक्शन बनाना, फिजिकल और मेंटल हेल्थ डेवलप करना बच्चों में, और क्रिएटिविटी को एनहांस करना। सोशल कनेक्शंस आसान है, आप बच्चों को घुमाने ले जाएं, अलग अलग जगह पे ले जाएं, खूब उसको घुमाएं, खूब अच्छा एक एनवायरमेंट दें, दूसरे बच्चों से बात कराएं। स्कूल में खैर सोशल कनेक्शन डेवलप होता है। फिजिकल और मेंटल कनेक्शन तो फिजिकल तो आप अच्छी डाइट से ध्यान रख के कर सकते हैं, मेंटल आप सपोर्ट करके अच्छी अच्छी चीजें दिखा के पढ़ा के, क्रिएटिव और क्रिएटिविटी अच्छी अगेन एक यूनिक तरीका पढ़ाने का। ठीक है ना? तो प्ले बेसिकली क्या है? एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। ओके, हर कोई करता है ये। अब आर्टिकल 31 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, राइट टू प्ले। समझ लो, खेलना जो है ना वो एक फंडामेंटल राइट है, आप ये समझ लो। बच्चे की वेलबींग और डेवलपमेंट के लिए खेलना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेफुल इंटरेक्ट, अब प्ले देखिए बहुत सारी चीजों से हो सकता है, ऐसा नहीं है। प्लेफुल इंटरेक्शन जो है वो जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है ना, पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ पॉजिटिवली, कि भाई अगर उनका बच्चा अच्छा है, बढ़िया है, और अगर बच्चे पेरेंट्स भी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, सबसे अच्छा तो ये होता है ना, सबसे मजा तभी आती है कि जब आप जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। तो केयर गिवर्स, चिल्ड्रंस और पेरेंट्स सबकी मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट करता है। तो 11 जून 2024 को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले जो है वो मनाया गया। अब इतना इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते।
जो वैल्यू ऑफ प्ले है, अगर हम रियल प्ले कोलिशन, इसकी एक रिपोर्ट आई है। अब आइकिया, लीगो फाउंडेशन, नेशनल ज्योग्राफिक और यूनिलीवर, इन सब ने मिलके ये एक रिपोर्ट बनाई। उन्होंने बताया कि हर 5वां बच्चा खेल नहीं पाता है और हर 10वां बच्चा तो बाहर जा ही नहीं पाता है। ठीक है, भारत में अगर बात करते हैं तो जैसे पार्क बड़ा जरूरी है, लेकिन बहुत सारी लोकेलिटीज में आपको पार्क नहीं मिलेगा। तो जो लीजर और पब्लिक स्पेसेस हैं, कई बार सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हमको देखने को मिलती है। कह रहे तुम खेलोगे, चलो निकला यहां से। सारे बच्चे नहीं खेल पाते। मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, वहां पे एक सोसाइटी थी, अमीरों की सोसाइटी। अरे वहां पे गार्ड चला के बैठ गया, भगा दिया उसे कि गार्ड कैसे आ गया। ऐसी ये हिसाब किताब रहता है, कास्ट, क्लास, डिसेबिलिटी, जेंडर, कि लड़की कैसे खेल रही है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा देखते कास्ट, भैया कौन कास्ट के हो तुम, इसके साथ मत खेलना करो। क्लास, डिसेबिलिटी है तो मत, मतलब ये तो हमारी सोच है। और क्लाइमेट चेंज, इतनी गर्मी हो रही है कि अब और खेलने का मन नहीं करता। पहले हम सुबह जाते थे तो शाम को आते थे, क्रिकेट खेलते थे। लेकिन आज एक्सट्रीम वेदर के कारण कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत गर्मी हो रही है, कभी बहुत ठंडी हो रही है, बच्चे बाहर जाते ही नहीं है खेलने, है ना। और ऐसे बच्चे आपको बहुत मिल जाएंगे इस तरीके के। 163, भारत 26वीं रैंक है भारत की 163 कंट्रीज में। अगर हम यूनिसेफ के चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें, यानी कि भारत 26वें पे है, सबसे ज्यादा रिस्क पे है भारत। आप समझ सकते हो, तो जो क्लाइमेट रिस्क है वो भारतीय बच्चों पे ज्यादा है। फ्लड से लेकर हीट वेव से लेकर ड्रॉट्स तक, जिसकी वजह से खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और हीट वेव जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर हो गए हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड लेवल पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल होता है। तो अब जैसे जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। अब उनके पास देखिए, जो अमीर हैं या जो मिडिल क्लास है, उनके बच्चे तो घर में हैं, घर के अंदर हैं, तो क्लाइमेट चेंज का इतना असर ठीक है पड़ता है, लेकिन इतना, लेकिन जो गरीब है उनका क्या। और भारत में आधे से ज्यादा तो गरीब है। फिर उसके बाद लगातार कॉन्क्रीटाइजेशन, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, सब कुछ कंक्रीट का बनाते जा रहे हैं, पेड़ को काटते जा रहे हैं, एनवायरमेंट को डिग्रेड करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेफ प्ले स्पेस खत्म होती जा रही है। जहां मैदान था वहां पे बिल्डिंगें बन गई हैं, और जहां पे खेलना है तो अब उसका इतना पैसा दे दिया गया है, प्ले बना दिया गया, लेकिन उसको पैसा दो और आके खेल लो। यहाँ पे क्रिकेट टर्फ है, 1 घंटे के 1500 लगते हैं। पहले तो हम ऐसे ही खेल आते थे कोई मैदान देके, लेकिन अब वहां पे भी नहीं खेल सकते। तो ये हर कोई तो कर नहीं सकता। लो इनकम कम्युनिटी जो है, जहां पे प्लेग्राउंड्स हैं ही नहीं, या फिर बहुत ही पुअरली मेंटेन, और जो प्लेग्राउंड्स हैं वहां पे आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कैसे हम ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। ओवर क्राउडेड स्मॉल हाउसेज हैं, जिसकी वजह से इंडोर प्ले हो भी नहीं सकता कि घर में खेलने नहीं होता है, बच्चे नहीं खेल पाते हैं। रिसर्च वही बताते हैं कि जो सेफ प्ले का बहुत ही लिमिटेड एक्सेस हो गया है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत। और अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, ना दिमाग डेवलप करेंगे ना फिजिकल। चंद्रगुप्त मौर्य एक गेम खेल रहे थे, राजा का गेम। वहां से चाणक्य ने उनको पहचाना कि ये इतना अच्छा गेम खेल रहा है ना, ये राजा हो सकता है। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि खेलना जो होता है ना, वो स्टेप 1 होता है। क्या आप गेम खेलते हो, क्या अडॉप्ट कर सकते हैं हम। भाई इनको हटाने के लिए बायो क्लाइमेटिक डिजाइन प्रिंसिपल्स, इसको फॉलो किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, है ना। जो हमने सोशल, कास्ट, डिसेबिलिटी, जेंडर बैरियर देखा था ना, उसको हटाना पड़ेगा, तभी मजा आएगी, तभी हर बच्चे को इक्वल राइट्स मिलेंगे। भाई बच्चा तो बच्चा है, बच्चे को आप प्यार से ट्रीट करोगे वो अच्छा बन जाएगा। उसको नफरत दोगे तो फिर उसको बदतमीज करोगे, उसे डांटोगे तो ऐसा होता है। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई सब्जी वाले का बच्चा है, ठीक है, अब आप उसको डांट रहे हो, अब बोला है थ्रेट, तो उसके क्या दिमाग पे असर पड़ेगा। बच्चा तो बच्चा है ना, ये चीज है। अर्बन प्लानिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हो सकती हैं ताकि ग्रीन स्पेसेस को इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है। शहर के अंदर जो है वो ऐसे कॉरिडोर्स बनाए जाए जहां पे ठंड हो, ऑटोमेटिकली ठंड हो। लेकिन क्या बच्चों पे इतना खर्च किया जाएगा, मुझे नहीं लगता। भारत में तो नहीं किया जाएगा, आई हाईली डाउट दैट, है ना। ये मेजर्स क्या करेंगे, जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है ना, कि मतलब शहर में ही एक हीट आइलैंड बन गया है। जैसे शहर में अब इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, कंक्रीट होना, शीशे की बिल्डिंग बहुत डेंजरस होती है। शीशे की बिल्डिंग गर्मी को 3-4 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। आपको बाहर से देखने में बहुत अच्छा रहेगा, अंदर के लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये और ज्यादा खतरनाक है, राइट। तो ये चीज है। और उसके बाद फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन स्पेस को एक्सपैंड करना, जैसे पार्क्स को एक्सपैंड करना और बाकी और चीजों को, इट इज वेरी क्रूशियल। लोकल कम्युनिटीज या म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो है, दे कई बार वो पार्क को क्लोज कर देती है सर्टेन टाइम्स पे,
जिसकी वजह से नहीं खेल पाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कम्युनिटी और सरकार को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे लोकल कम्युनिटी जो है वो शेडेड एरियाज बना दे बच्चों के लिए, ताकि वो गर्मियों में अच्छे से खेल पाए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस इसमें प्रिजर्व कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं जो वर्नाक्युलर आर्किटेक्चरल टेक्निक्स है। जैसे मान लीजिए कि लोकल से हमने बात कर दी कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि हम इस पूरे के पूरे ग्राउंड को ठंडा रख सकें, तो उस हिसाब से एक सोल्यूशन होना चाहिए। स्टेट एक्शन प्लान या फिर क्लाइमेट चेंज या सिटी मास्टर प्लान में इसको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे स्लम रिहैबिलिटेशन कॉलोनी आउटर दिल्ली में है, जिसमें ग्रीन कवर नहीं है या कम स्पेस है प्लेग्राउंड्स के लिए, तो वो क्या होता है, डंपिंग ग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्राउंड है जहां पे ज्यादा खेल नहीं हो रहा, वो गंदा है, पुअरली मेंटेन है, तो वहां पे लोग कूड़ा फेंकने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपॉर्चुनिटीज देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। अब उसके लिए हमको बायोडाइवर्सिटी मैपिंग करनी पड़ेगी, एयर पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा, वाटर क्वालिटी को एसेस करना पड़ेगा ताकि चीजें सही हो जाए। जैसे केरल में कार्बन न्यूट्रल पंचायत बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले है बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया एक जो ये यूएन ने बनाया है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं, जो हमने पिछला बताया कि उन सारी चीजों को भी एड्रेस करके बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए। नीट पेपर लीक की बात करेंगे, इसकी हमने बहुत अच्छे से बात भी की थी, अपने चैनल पे बात की थी, तो पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। तो भैया नीट का जो पेपर, नीट स्कैम, यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हो गया, नीट स्कैम हो गया, तो वही है कि फ्यूचर अगर डॉक्टर्स ऐसे होंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे री एग्जाम की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए अभी नीट एग्जाम कराती है, वो कुछ खास कर नहीं रही है इसमें। ठीक है, एनटीए क्या कह रही है कि इसकी हम जांच कर रहे हैं। बार बार ये बात उठ रही है कि भैया जो नॉर्मलाइजेशन का इशू है, कुछ लोगों को इतने सारे मार्क्स कैसे मिल गए, 67 लोगों को 720 मार्क्स मिले, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ तो गड़बड़ है। किसी भी तरीके की कैलकुलेशन, 720 मार्क्स तो नहीं आ रहे, पूरे के पूरे मार्क्स आ गया, किसी के 718 आ गए, क्या नॉर्मलाइजेशन किया। पेपर लीक का इशू, कुछ लोगों को पेपर लेट मिला, माफियाओं का इशू, ये सब इशू को अगर क्लब करो तो बोला जा रहा है कि भैया पेपर को कैंसिल करो, जैसे यूजीसी नेट के पेपर को कैंसिल किया। बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, बट अभी तक काउंसलिंग जो है वो रुकी नहीं है, ना ही री एग्जाम हो रहा है। सरकार कह रही है कि लीक्स कुछ जगह पे हुए हैं, सरकार मान रही है हुए हैं, लेकिन कुछ जगह पे हुए हैं, और जिन्होंने ये किया है उनको हमने अरेस्ट भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए काउंसलिंग हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर एक के साथ भी गलत हुआ तो वो बहुत ही गलत है, तो आप इस पे जांच कराइए। सरकार काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने वाली, क्योंकि अब समय जाता जा रहा है, लेकिन कई बार जो क्रेडिबिलिटी होती है वो डाउट में हो जाती है। सरकार ने 7 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बना दी है, कमेटी बनती रहती है, इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन कमेटी बना देते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट आती है, लोग भूल जाते हैं 4, 5, 6, 8 दिन में, ये हिसाब किताब है। तो एग्जाम को रिफॉर्म कैसे किया जाए, डेटा सिक्योरिटी को कैसे इनहांस किया जाए, कैसे एनटीए स्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया जाए, साथ ही साथ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, राइट। तो ये सारी चीजें, डिसेंट्रलाइजेशन जैसे जो फेलियर है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है कि जो सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग मैकेनिज्म है, ठीक है ना, उसको रिकंसिडर करने की मांग की जा रही है कि भाई आप कैसे ये काम कर रहे हो, कैसे ये फेल हो गया, बताइए हमको, ठीक है ना। भाई एक ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, मतलब ये तो पेन खैर उससे हुआ, लेकिन तो ये हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है ना, पेन पेपर से हुआ। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम्स जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, उसको करो, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाइए जो सबके ऊपर लागू हो, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज है, मतलब जरा सी भी अपॉर्चुनिटी ना रहे मैल प्रैक्टिस की। ओके, अब इसमें क्या होगा, जो टेस्टिंग बॉडीज हैं, यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, उसको रिस्ट्रक्चर करना है। सेफ गार्ड आईटी, जो आईटी डिपार्टमेंट कह रहा हूं, जो आईटी है वो फेयरनेस को इंश्योर करे। स्कूल सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम के अलावा जो डिक्लाइन ऑफ स्कूल सिस्टम हो रहा है, स्कूल क्या ही हो गए हैं, कौन जाता है पढ़ने और पढ़ाता भी कौन है। स्कूलों में तो सबसे रद्दी पढ़ाई हो रही है इस समय, कुछ ही टीचर्स हैं जो बढ़िया है, बाकी सब तो अपनी कोचिंग चला रहे हैं या बच्चों को परेशान करे कि हमारी कोचिंग ज्वाइन करो। तो स्कूल सिस्टम का जो डिग्रेडेशन हुआ है ना, अगर स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं होती, ये चीज है। तो ये जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, इससे जो स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन होते हैं, इसको बढ़ा, मतलब इसको कम कर दिया है। कोचिंग सेंटर्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं,
जिसकी वजह से स्कूलिंग सिस्टम की स्कूल में पढ़ाना ही नहीं अच्छे से, हमको पैसा मिल रहा है, हमको बस सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ स्कूल लिविंग मार्क्स जो एंट्रेंस एग्जाम में, कि अगर परसेंटेज को भी यहाँ पे एग्जाम में इंक्लूड किया जाए तो ये वैल्यू ऑफ स्कूल्स को रिस्टोर कर देता है, ठीक है ना। एकेडमिक इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहती है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन टेस्टिंग को डिसेंट्रलाइज करना, इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम को मेंटेन करना और स्कूल सिस्टम को रिवाइव करने क्रूशियल स्टेप्स है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सुपर इंपॉर्टेंट, पेपर 2। देखिए पुणे पोर्च केस हुआ, आपने देखा, हमने कवर किया कि एक अमीर ज़ादे का लड़का, एक बिल्डर का लड़का जो कि जुवेनाइल था, उसने 2 टेकी को कुचल दिया। शराब पी के आ रहा था, दारू पी के आ रहा था रात में पुणे में, और उसने कुचल दिया पोर्च गाड़ी तो बहुत कुछ हुआ इस पे। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट 2015 का, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष लाया गया ये लड़का, तुरंत बेल मिल जाती है। बोला गया कि एस्से लिखो 300 वर्ड का। एक जान की कीमत खाली एक एस्से है, एक जान की कीमत ये है कि आप खाली ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करोगे। तो बहुत लीनियंट कंडीशंस दी गई। फिर उसके बाद पब्लिक आउटरीच हुआ, लोगों ने बोला कि ऐसा ये तो बहुत गलत है, और उसके बाद फिर यहां पे पुलिस ने बोला कि हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको एज एन एडल्ट जो है वो ट्राई किया जाए। ये चीज है, बहुत कुछ हुआ इस दौरान। मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर, मतलब कई सारे लेक्चर मैंने स्टडी ग्लोस पे बनाए हैं पुणे पोर्च केस में। तो जेजेबी अपने ऑर्डर को उसने मॉडिफाई कर बोला कि देखिए जो एडोलेसेंस का डिटेंशन है ना, आप मतलब इसको डिटेन करिए, क्योंकि पहले तो बेल दे दी गई थी, बाद में बोला कि ऑब्जर्वेशन होम में इसको रखिए। इसको भी बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल दे दी, ठीक है ना, ड्यू प्रोसीजर के हिसाब से बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल दे दी। अब हाईकोर्ट ने कहा कि जो जेजे एक्ट है वो बेनिफिशियल और रेमिडियल लेजिस्लेशन, मतलब उसकी तरह है ये। और यहाँ पे क्योंकि बहुत से ये बोल रहे थे ना कि इसको एज एन एडल्ट हीनियस क्राइम होता है, तो जो जुवेनाइल होता है उसको एज एन एडल्ट की तरह यूज ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे बोला कि एडोलेसेंस को एडल्ट की तरह यूज करना ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे सवाल खड़े करता है, ठीक है ना। जैसे ड्रंकन ड्राइविंग हो गया, या इस तरीके के जैसे जो यंग ऑफेंडर्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराना, ये सारी चीजें। जेजे एक्ट जो है वो 16 साल का बच्चा होना चाहिए, तब उसको एज एन एडल्ट जो है वो ट्राई किया जाता है। लेकिन 7 साल या उससे ज्यादा की सजा वाला क्राइम, जिसको हीनियस ऑफेंस बोलते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, अगर उसने वो किया हो तो, ठीक है ना। अब ये कल्पेबल होमिसाइड था, क्योंकि डेथ हुई नेग्लिजेंस की वजह से हुई। कॉमन होता है ड्रंकन ड्राइविंग केसेस में, ये हीनियस है ही नहीं, जिसकी वजह से मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस, यानी कि वो सजा इसको मिलेगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये तो सही नहीं है। अब एडोलेसेंस क्या है भाई, 6 से 16 साल आपकी बाली उम्र, एक तरीके से इमेच्योर, अंडर डेवलप्ड इम्पल्सिव कंट्रोल, ये यहाँ पे बोला है कि अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। ये सब बकवास है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो मैं तो बहुत ज्यादा इससे सहमत नहीं हूं जो कोर्ट ने बोला, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ये बताते कि रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, सोशल रीइंटीग्रेशन होना चाहिए पनिशमेंट पे। जो मर गए उनका क्या? एक इंसान को, एक बच्चे को इतनी तमीज है, इतनी समझ है कि उसको दारू पीनी है, और यहां पे उसकी समझ जो है नहीं वो तो बच्चा है कैसे होगा। तो ऐसे चलता नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, राइट। तो यही सारी चीजें हैं कि यहाँ पे बेसिकली मेन रिहैबिलिटेशन की ही बात की जा रही है। अब इंटरवेंशंस क्या है? थेरेपी करवाइए, साइकेट्रिक सपोर्ट दीजिए, डी एडिक्शन सेंटर में इनको दाखिल करवाइए, इंडिविजुअल केयर प्लान्स जो हैं इनके लिए लेके आइए, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो, हीलिंग हो सके, और ये सारी चीजें जो हो सके। इनोवेटिव अप्रोच की बात करें तो जैसे इंडोनेशिया और अमेरिका ने बोला है कि यहाँ पे जो ऑफेंडर्स हैं, जो विक्टिम है, उनको फेस करवाते हैं कि पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, देखो तुमने इनके बच्चे को मारा है, ये चीज है। तो जो विक्टिम इम्पैक्ट पैनल्स है, वीआईपी, जो कॉन्विक्टेड ड्रंक ड्राइवर्स है, वहां पे रिलेटिव आते हैं और इनको बैठाते हैं सामने सामने, बोला कि देखो कितनी दिक्कत है, तब इनको एक अंदर से एहसास होता है कि हाँ भाई ये हमने बहुत ही गलत किया। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो इसमें एडोलेसेंस जो हैं उनको समझ में भी आता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, और सेंसिटिविटी उनमें डेवलप होती है, राइट। उसके बाद फिर जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, ये अनफुलफिल्ड पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जो है वीक इंप्लीमेंटेशन है, बहुत ही वीक इंप्लीमेंटेशन है दोस्तों, आप समझ सकते हो। अब देखिए लीनियंसी की बात नहीं है यहाँ पे कि जो बच्चा है उसने किसी को कुचल दिया और उसमें हम सॉफ्ट हैं।
यहां पे मिसयूज ऑफ द सिस्टम है, समझ रहे हो, क्योंकि आसानी से आप किसी को भी, ऐसे तो डेंजरस है ये बहुत ज्यादा। आखिरी हमारा जो करंट अफेयर रहेगा वो प्रेसिडेंट की पावर रहेगा स्टेट लेजिस्लेचर पे। पेपर 2 के लिए जीएस पेपर पॉलिटी अगेन। द्रौपदी मुर्मू ने ये बोला है कि हम पंजाब बिल को क्लियर नहीं कर सकते। एक्चुअली पंजाब की सरकारी बिल ये बता रहा है कि जो गवर्नर है पंजाब के, बनवारी लाल पुरोहित, उनको रिमूव किया जाए एज अ चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटी। तो पंजाब सरकार अब लीगल ऑप्शंस को कंसिडर कर रही है। बिल जो है वो दिसंबर में द्रौपदी मुर्मू के पास गया और उन्होंने पंजाब को ये बोल दिया कि हम ये नहीं कर सकते। 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नर जो हैं वो स्टेट बिल्स पे नहीं बैठ सकते, दे कैन नॉट सिट ऑन स्टेट बिल्स। आप समझ रहे हो, क्योंकि पुरोहित ने 3 पेंडिंग बिल को रिजर्व कर दिया था प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। समझ रहे हो, अब ये कौन से बिल थे? पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ बिल 2023, सिख गुरुद्वारा बिल 2023 और पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023। बाकी 2 जो बिल्स हैं दे आर स्टिल विद द प्रेसिडेंट। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इस समय पंजाब में है, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने बोला कि हम सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जो अभी प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हुई हैं उसमें यह है कि वापस बिल जो है वो विधानसभा आए, इसको ट्वीक करते और फिर से इसको पास किया जाए, और सरकार जो है अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी बिल है 2023 उसको असेंबली ने पास किया। अब जो पुरोहित या वाइस चांसलर जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, मतलब अभी इस समय स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं, वो कुछ एक्सपर्ट्स को, मतलब जो वहां पे जो अपॉइंट होंगे कुछ एक्सपर्ट्स, उनको ले ही नहीं रहे, मतलब उनके अपॉइंटमेंट को रोक के रखा है। तो इसीलिए बोला कि इनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इन 3 बिल्स को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट की जब रूलिंग आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो सरकार है वो उस बिल्स को इनडेफिनेटली होल्ड नहीं कर सकती है। समझ रहे हो, तो पहली बार नहीं है जब जो पंजाब गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को बिल भेज रहे हैं। KR नारायण ने भी ऐसे ही किया था जब अर्बन रेंट कंट्रोल बिल था, बाद में वो एक्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने भी यही किया था, ठीक है ना, कि मतलब एसेंट दे दिया था। अब देखिए, रिफ्यूजल टू क्लियर द बिल और उसके बाद लीगल बैटल जो है वो एक तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल हमको यहां पे देखने को मिल रही है। तो ये लेक्चर था आज के करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी आपको PDF हमारी वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।